एक गांव में एक नदी थी। उस नदी पर एक चुड़ैल का साया था। जब भी कोई रात में उस नदी के पास से गुजरता, वो चुड़ैल नदी से बाहर आकर उस आदमी को मार डालती थी। उसी गांव में सोना नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता ही उसकी जान की दुश्मन थी। एक बार वो कॉलेज से आ रही होती है, तभी रंगीला नाम का एक गुंडा उसे अकेले देखकर रोकता है। अरे सोना, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? हमें भी साथ ले लो। अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? हमें साथ ले लो, जहाँ जा रहे हो। ये सुनकर सोना को बहुत गुस्सा आता है और वो रंगीला को गुस्से में एक थप्पड़ लगा देती है। तेरे घर में माँ बहन नहीं है? जहाँ अकेली लड़की देखी वहीं उसको छेड़ना चालू कर दिया, बदतमीज कहीं का। सोना, ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। मैं तुमसे इस थप्पड़ का बदला जरूर लूंगा। उसके बाद सोना भी डरते डरते वहाँ से चली जाती है और डर के मारे अपने घर वालों से भी कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों बाद एक दिन रंगीला वहाँ पर एक बाइक पर आ जाता है और सोना से बोलता है, सोना, उस दिन मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी की, मुझे माफ कर दो और चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। तुम तो मेरी बहन जैसी हो। सोना उसके इतने प्यार से माफी मांगने से उसके बहकावे में आ जाती है और उसके साथ बाइक पर बैठ जाती है। थोड़ी देर घर की तरफ चलने के बाद रंगीला बाइक को जंगल की तरफ मोड़ लेता है और सोना को नदी के किनारे एक पेड़ से बांध देता है। बहुत बड़ी प्रधान बन रही थी ना, अब मजा चख। अब यहीं मर, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। जंगली जानवर तुझे खा जाएंगे। सोना रोती रहती है लेकिन रंगीला वहाँ से चला जाता है। उधर रात हो जाती है। ये मैं कहाँ फंस गई? बस एक बार यहाँ से किसी तरह निकल पाऊँ तो फिर उस नास मीठे रंगीले को सबक सिखाऊंगी। तभी सोना का रोना सुनकर चुड़ैल जाग जाती है और पानी से बाहर आती है। कौन है जो आज मेरा शिकार बनने आया है? कौन रो रहा है ये? सोना चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है। चुड़ैल जी, मैं रो रही हूँ। सोना। सोना? कौन सोना? हमारे जमाने में तो सोना सिर्फ पहनने के काम आता था। अब लोग नाम रखने लगे हैं। तुझे खाने में मजा आ जाएगा। ची, मेरा नाम सोना है। मुझे एक गुंडा यहाँ बांध कर गया है धोखे से। मुझे मत खाओ, मुझे घर जाने दो। सोना को इस तरह रोते हुए देखकर न जाने क्यों चुड़ैल को उस पर दया आ जाती है। अच्छा, अब तू रो मत, मुझे पूरी बात बता, क्या हुआ तेरे साथ? फिर सोना चुड़ैल को पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था बेटी, मुझे भी एक कहवान ने ऐसे ही मार डाला था। मैं उसे अब तक ढूंढ रही हूँ लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी इस रंगीला से बदला लेने में। फिर चुड़ैल सोना को आजाद कर देती है और सोना को नदी के अंदर अपने घर ले जाती है। चुड़ैल का घर बिल्कुल किसी महल की तरह होता है। अरे वाह चुड़ैल जी, आपका घर तो बिल्कुल परीलोक की तरह है। वाह, मजा आ गया। ऐसा घर तो रोज मैं अपने सपने में देखती थी। अच्छा, तो तुम्हें इतना पसंद आया तो कुछ दिन तुम यहीं रुक जाओ। सच में? वाह, मजा आ जाएगा। लेकिन मैं माँ को क्या कहूँगी? उन्हें तो चिंता हो जाएगी। तुम उनकी चिंता ना करो, उन्हें मैं संभाल लूंगी, बस तुम मजे करो। फिर चुड़ैल सोना का रूप ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। जैसे ही चुड़ैल सोना के घर पहुँचती है, सोना की माँ बिमला सोना का इंतजार कर रही होती है। सोना कहाँ थी अब तक? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कोई टाइम की परवाह है या नहीं? और ये तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? लेकिन चुड़ैल गुस्सा होने के बजाय हंसने लगती है। कुछ नहीं, इन्फेक्शन हो गया है आंखों में। माँ, मजा आ गया तुम्हारी डांट सुनकर। फिर चुड़ैल खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है और रात होते ही वापस चुड़ैल बनकर असली सोना के पास पहुंचती है। सोना, तुम्हारी माँ की डांट सुनकर तो मुझे अपनी माँ की याद आ गई। वो भी मुझे ऐसे ही डांटती थी और फिर प्यार भी इतना ही करती थी। तुम कितनी खुशनसीब हो। वाह। फिर चुड़ैल वहाँ से सोना का रूप बदल कर वापस सोना के घर चली जाती है और फिर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। फिर एक दिन सोना बनी चुड़ैल को रंगीला
अरे जाने मन, तुम तो बहुत सख्त जान हो, जंगल से भी बचकर आ गई। तुम तो सचमुच मेरी गर्लफ्रेंड बनने के काबिल हो। और तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? पीना शुरू कर दिया क्या? अच्छा, तो लगता है ये वही गुंडा है जिसके बारे में सोना बता रही थी। इसे तो मजा जरूर चखाना पड़ेगा। चुप क्यों हो गई? बोलो बोलो, लगता है मेरी पर्सनालिटी देखकर घबरा गई। जी रंगीला जी, आप हो ही बिल्कुल हीरो जैसे। मैं तो बेवकूफ थी जो आपको पहले पहचान नहीं पाई। अच्छा, क्या आप आज रात मुझे उसी जगह मिल सकते हैं क्या? क्यों नहीं मेरी मीना कुमारी, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन रात का टाइम है। क्या मैं अपने कुछ दोस्तों को ला सकता हूँ? मुझसे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, जिसे लाना है ले आना। फिर रात को रंगीला अपने दो दोस्त बंटी और रंगा के साथ वहाँ पहुँच जाता है। रंगीला भाई, ये जंगल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ एक अजीब सा डरावना माहौल है। रंगा, ये बंटी कितना डरपोक है, जरा सा कुछ होता नहीं है कि डरने लगता है? तुम सही कह रहे हो रंगीला भाई, ये तो है ही फट्टू। लेकिन आप डरो मत, हम आपके पीछे हैं। तभी असली सोना वहाँ आ जाती है। तो तुम आ गए रंगीला? वाह, अभी से मेरी सारी बातें मानने लगे हो। जब तुम मान गई तो मैं भी मान गया सोना। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। तुम आ गए रंगीला। आज मजा आएगा। चुड़ैल को देखकर रंगा और बंटी वहाँ से भागने लगते हैं। भाग ले बेटा बंटी, नहीं तो ये चुड़ैल आज हम दोनों को कच्चा चबा जाएगी। अरे रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो दोनों? अभी तो कह रहे थे कि तुम दोनों मेरे पीछे हो। हाँ तो रंगीला भाई सही कह रहे थे, हम आपके पीछे ही तो थे और अब भाग रहे हैं। भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। क्यों, क्या हुआ रंगीला? तेरे दोस्त तो भाग गए। कौन हो तुम? मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मुझे ऐसे क्यों परेशान कर रही हो? तूने इस लड़की को परेशान किया है जो कि मेरी बेटी की तरह है। इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। उधर रंगा और बंटी भागते हुए जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रंगीला के पिता मोटा राम मिलता है। अंकल, आप जल्दी से नदी किनारे पहुँचो, रंगीला की जान खतरे में है। एक चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया है। मोटा राम जल्दी से भागता हुआ नदी के किनारे पहुंचता है। चुड़ैल ने रंगीला को गर्दन से पकड़कर उठा रखा होता है। छोड़ दो मेरे बेटे को, इसे क्यों पकड़ रखा है? छोड़ दो। चुड़ैल रंगीला को छोड़कर मोटा राम की तरफ घूम जाती है। अच्छा, तो तू है इस नालायक का बाप। मुझे तो पहले से ही पता था कि तेरे जैसा ही कोई नालायक ही इसका बाप होगा। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। हाँ, तू कैसे पहचानेगा दुष्ट? मैं अनीता हूँ, जिसे 20 साल पहले तूने इसी जगह पर मार डाला था। जैसे ही मोटा राम को पता चलता है कि वो अनीता है, वो डर जाता है और चुड़ैल के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। मैं तुझे माफ नहीं कर सकती, तेरी वजह से आज मेरी ये हालत है। अब तू और तेरा बेटा दोनों मरेंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल मोटा राम को मार डालती है और रंगीला की तरफ बढ़ती है। तभी वहाँ सोना की माँ बिमला आ जाती है। अनीता बहन, जब तुमने मेरी सोना को अपनी बेटी मान ही लिया है, तो मुझे भी अपनी बहन मानकर मेरी एक बात मानो। इस लड़के को सुधरने का एक मौका दे दो। बिमला की बात सुनकर चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है। देखा, जिस लड़की की जान तू लेना चाहता था, उसके घर वाले आज भी तुझे बचा रहे हैं, और अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो यहाँ से चला जा। हाँ, और एक बात ध्यान रखना, किसी भी लड़की की तरफ अगर आंख उठाई तो ध्यान रखना उनकी एक चुड़ैल मौसी भी है जो तेरे जैसों को ठीक कर सकती है। हीरापुर नाम का एक गांव होता है।
इस गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था। वो रेलवे स्टेशन बहुत ही डरावना था। कोई भी वहां से आना जाना नहीं करता था। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि रात को उस रेलवे स्टेशन से अजीब अजीब आवाज भी आती है। कभी किसी के रोने की आवाज आती है, कभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, तो कभी किसी के गुर्राने की आवाज आती है। एक बार राज नाम का एक आदमी गांव में कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप से मिलने आया था। चलिए पिताजी, अब हमारे जाने का समय हो गया है। अब कल तक शहर नहीं पहुंचा तो बॉस नौकरी से निकाल देगा। अरे बेटा, तुम जाओगे कैसे? कल तक तो शहर नहीं पहुंच सकते तुम। अरे पिताजी, कैसी बातें करते हैं आप? गांव का रेलवे स्टेशन है ना, वहीं से चला जाऊंगा। नहीं बेटा, वहां से मत जाओ। तुम स्टेशन पर कदम भी नहीं रखोगे। अरे पिताजी, स्टेशन पर ऐसा क्या है जो मैं वहां जा नहीं सकता? बस मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम वहां से नहीं जाओगे, समझे तुम? पिताजी, आप मुझे बताइए तो सही, आखिर वहाँ ऐसा क्या है? नहीं तो मैं खुद जाके देख लूंगा। बेटा, वो रेलवे स्टेशन भूतिया है। बोला जाता है कि वहाँ भूत चुड़ैल वगैरह घूमते रहते हैं। बस पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस जमाने में रहकर भी आप ये भूत चुड़ैल पर विश्वास करते हैं? अरे पिताजी, वो रेलवे स्टेशन बिल्कुल सही है। वो लोगों ने अफवाह फैलाकर उसको बदनाम कर रखा है। तो तुम अब मेरी बात को टालोगे। मैंने कह दिया कि तुम उस रेलवे स्टेशन से नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। पिताजी प्लीज, अगर मैं कल तक अपने शहर नहीं पहुंचा ना तो नौकरी हाथ से चली जाएगी। फिर पैसा कौन ये भूत लाएंगे? मैं रेलवे स्टेशन से ही जाऊंगा। देखते हैं कि अब कौन आता है। राज ये सब बोलकर अपना सामान पैक करने चला जाता है और रेलवे स्टेशन से शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही घंटों में वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। राज वहां स्टेशन पर खड़ा होकर ट्रेन का इंतजार करता है। 2-3 घंटे गुजर जाते हैं पर अभी तक ट्रेन नहीं आती। अरे यार, अब ये ट्रेन भी पता नहीं कब तक आएगी। कब मैं उसमें बैठूंगा, कब तक मैं शहर पहुंचूंगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। बस ये ट्रेन जल्दी आकर मेहरबानी कर दे। तभी राज को किसी के आने की आवाज आती है। राज इधर उधर देखने लगता है कि कौन आ रहा है। फिर वो आवाज बंद हो जाती है और राज उस आवाज को नजरअंदाज कर देता है और अपना फोन चलाने लगता है। तभी वो आवाज फिर शुरू हो जाती है। कौन है? कौन है वहाँ? एक तो अंधेरा इतना है कि कुछ दिखाई नहीं देता। राज अपने फोन में फ्लैशलाइट जलाकर देखता है। तभी वो चौंक जाता है और चिल्ला देता है। वो देखता है कि उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होकर उसे घूर रहा है। अरे चाचा, आपने तो डरा दिया। ऐसे घूर घूर के मुझे क्यों देख रहे हो? कुछ कर दिया क्या मैंने? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए मतलब? अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ। कल तक शहर जाना है पर ये ट्रेन है कि आ नहीं रही। 5 घंटा हो गया इंतजार करते करते। यहाँ से चले जाओ, चले जाओ, मरोगे तुम। अपनी जान बचाओ, जाओ यहाँ से, वो भूत तुम्हें मार देंगे। अरे चाचा, जाओ ना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? घर में पिताजी इस बात को लेकर परेशान कर रहे थे और अब तुम जाओ यहाँ से। फिर वो बूढ़ा आदमी अपने हाथ से सामने की तरफ इशारा करता है। राज उस ओर देखता है कि वहाँ से ट्रेन आ रही होती है। राज पीछे मुड़कर देखता है तो वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। राज को वहाँ थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। राज ट्रेन में बैठ जाता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। राज देखता है कि वो ट्रेन बिल्कुल खाली होती है। क्या बात है, ट्रेन में मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। राज एक सीट पर जाकर आराम से बैठ जाता है। जब ट्रेन एक टनल के अंदर से जा रही होती है तब वो देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे डरावने लोग बैठे हुए हैं जो खून से लिपटे हुए हैं। राज उन्हें देखकर बहुत डर जाता है। फिर अगली सुबह न्यूज़पेपर बांटने वाला राज के पिताजी के घर में न्यूज़पेपर फेंक कर चला जाता है। राज के पिताजी जब वो न्यूज़पेपर खोलकर देखते हैं तो वो बहुत चौंक जाते हैं और रोने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने उससे बहुत मना किया था, मत जा वहाँ, मत जा, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। अब ये हाल हो गया मेरे बच्चे का। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? राज के पापा राज की मम्मी के हाथ में वो न्यूज़पेपर था। राज की मम्मी भी न्यूज़पेपर को देखकर बहुत डर जाती है और बहुत रोने लगती है। उस न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपी थी कि एक लड़का
जो हीरापुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सफर कर रहा था। उसकी लाश रेलवे स्टेशन के पास वाले टनल के पास मिली है। लाश बहुत बुरी हालत में है, सिर धड़ से अलग होने को है, हाथ पर लग रहा है कि किसी जंगली जानवर ने खा रखे हो। ये देखकर राज के मम्मी पापा बहुत रोते हैं और ये हादसा गांव के लोगों के दिलों में हीरापुर रेलवे स्टेशन के लिए और डर बैठा देता है। उस हीरापुर रेलवे स्टेशन पर हमेशा ऐसा ही होता था। वहाँ की ट्रेन से जो कोई भी सफर करता था जिंदा नहीं बचता था। कोई गांव वाला भूलकर भी इस रेलवे स्टेशन के आसपास नहीं भटकता था। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक तांत्रिक बाबा आता है। वो तांत्रिक बाबा बहुत शक्तिशाली था। बोला जाता था कि उस तांत्रिक के पास एक बोतल है जिनसे उस तांत्रिक ने खतरनाक से खतरनाक भूत पिशाचों को बांध कर रखा है। वो वहाँ उस हीरापुर गाँव में तपस्या करने के मकसद से आया था। नमस्ते सरपंच साहब, कैसे हैं आप? नमस्ते बाबा जी, हम ठीक हैं। आप बताएं, यहाँ कैसे आना हुआ? हमने तपस्या करने का निर्णय लिया है। बस जरूरत है तो एक शांत स्थान की, जहाँ मैं शांति से तपस्या कर सकूं। अगर आपको कुछ ऐसी शांत जगह के बारे में पता हो तो आप बताने का कष्ट करें, हम आपके आभारी होंगे। अरे, हमारे गांव में ऐसी जगह है जहां आप अपनी तपस्या शांति से कर सकते हैं। वहां गांव के इस इलाके से थोड़ा दूर जाते ही एक जंगल है। वहां ना तो कोई आता जाता है और ना ही कोई जंगली जानवर वहां रहता है। आपको वहां तपस्या में कोई विघ्न नहीं आएगा। अरे वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वहां जाकर जरूर देखता हूँ। अरे रुकिए बाबा जी, हमको भी आपसे एक निवेदन था। सरपंच मन में सोचता है, अगर इनसे उस भूतिया रेलवे स्टेशन को ठीक करने की मदद मांग ली तो सही रहेगा। इतने बड़े तांत्रिक हैं, कुछ ना कुछ मदद तो कर ही देंगे। हाँ सरपंच साहब, बोलिए, बिना हिचकिचाए बोलिए। वो आपको बताना था कि हमारे गांव में एक रेलवे स्टेशन है। वो बहुत डरावना और भूतिया स्टेशन है। वहाँ आज तक जो कोई भी गया है वो वापस नहीं लौटा। सभी गांव वाले परेशान हैं। आप कुछ उपाय बताएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा ठीक है सरपंच साहब, हमको पहले वहाँ का माहौल देखने दीजिए। फिर तांत्रिक वो रेलवे स्टेशन देखने चला जाता है। तांत्रिक उस रेलवे स्टेशन की एक एक चीज को गौर से देखता है। सरपंच साहब, इस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे इस रेलवे स्टेशन की कहानी बता सके? मेरा मतलब है कि यहाँ पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या वजह है यहाँ पर भूत चुड़ैल के घूमने की? हाँ बाबा, एक आदमी है, वो गांव के सबसे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति हैं। वही कुछ बता सकते हैं आपको इस रेलवे स्टेशन के बारे में। फिर तांत्रिक उस बुजुर्ग आदमी राम प्रसाद के पास पहुंच जाता है। राम प्रसाद तांत्रिक को बताते हैं कि 10 साल पहले कुछ आतंकवादी इस गांव में घुस आए थे। वो इस गांव को बम से उड़ा देना चाहते थे, इसलिए वो इस गांव के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहीं लोगों की संख्या ज्यादा होती है। उन लोगों ने रेलवे स्टेशन के कोने कोने में छोटे छोटे बम लगा दिए थे और उनमें से एक आतंकवादी अपने शरीर में एक बड़ा बम लगाकर ट्रेन में घुस जाता है। जैसे ही ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है, वो आतंकवादी बम को फाड़ देते हैं और ट्रेन में बैठा आतंकवादी भी बम को फोड़ देता है, जिसकी वजह से वहां मौजूद सारे लोगों की मौत हो जाती है। सारा का सारा रेलवे स्टेशन जल जाता है और तहस नहस हो जाता है। वहां रेलवे स्टेशन पर जितने भी लोगों की मौत हुई थी वो सब लोग भूत और चुड़ैल बन जाते हैं, और जो भी इस रेलवे स्टेशन पर जाता था और ट्रेन में सफर करता था वो उसको जान से मार देते थे। तांत्रिक ये सब सुनकर समझ गया कि अब उसे क्या करना है। घबराने की बात नहीं है सरपंच साहब, आपको बस उस रेलवे स्टेशन के पास एक शांति यज्ञ करवाना होगा। बात तो ठीक है बाबा जी, पर ये शांति यज्ञ करेगा कौन? उस स्टेशन के पास भटकने से भी लोग मना कर देते हैं। कोई पंडित इसके लिए राजी नहीं होगा। आप चिंतित ना हो, ये शांति यज्ञ मैं कर दूंगा। तांत्रिक के उस हीरापुर रेलवे स्टेशन पर शांति यज्ञ कराने के बाद सब कुछ शांत हो गया था। अब रेलवे स्टेशन में कोई भूत चुड़ैल नहीं रहता था। अब वो स्टेशन बिल्कुल सुरक्षित